हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। ओके, लेट्स जंप राइट इनटू इट। आज हम केमिस्ट्री के एक बेहद दिलचस्प और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्यूट गेम चेंजर टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। एक एस्पिरेंट के तौर पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। आज बिल्कुल टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इस टॉपिक का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा ताकि आपकी तैयारी को एक बेहद ठोस आधार मिल सके। शुरुआत एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक ही एलिमेंट यानी तत्व के एटम्स का मास पूरी तरह से अलग कैसे हो सकता है? अगर एलिमेंट एक ही है तो टेक्निकली उसके सभी एटम्स का वजन भी एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, राइट? बट नेचर सरप्राइजेस अस। प्रकृति में एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स भारी होते हैं और कुछ बिल्कुल हल्के। आखिर ऐसा होता क्यों है? यही वो नॉलेज गैप है जिसे हम आज के इस विश्लेषण के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर करेंगे। एंड दिस ब्रिंग्स अस राइट टू आवर कोर कॉन्सेप्ट, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। असल में ये एक ही एलिमेंट के वे एटम्स होते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या तो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होती है, लेकिन उनकी मास नंबर वो पूरी तरह से अलग होती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनका बेसिक नेचर बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन भाई इनका वजन अलग अलग है। ये परिभाषा सुनने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, लेकिन इसके पीछे की साइंटिफिक वर्किंग वाकई कमाल की है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन एट द एटॉमिक लेवल। एटॉमिक स्ट्रक्चर को गहराई से देखने पर हमें दो मुख्य चीजें मिलती हैं। एक तरफ समान एटॉमिक नंबर और दूसरी तरफ भिन्न एटॉमिक मास। अब समान एटॉमिक नंबर का सीधा सा मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या बिल्कुल फिक्स है। और याद रखिए, यही प्रोटॉन्स तय करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी। बट वेट, वजन क्यों बदल रहा है? ये होता है न्यूट्रॉन्स के कारण। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की काउंट ऊपर नीचे होने से ओवरऑल मास बदल जाता है। सो रिमेंबर द गोल्डन रूल, प्रोटॉन्स आइडेंटिटी बताते हैं और न्यूट्रॉन्स वेट तय करते हैं। ऑलराइट, अब सीधे एग्जाम एप्लीकेशन फेज पर आते हैं, जहां हम स्टेटमेंट्स का विश्लेषण करेंगे। स्टेटमेंट 1 कहता है, समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देकर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चेक की जाती है। सो क्या ये साइंटिफिक स्टेटमेंट सही है? लेट्स वेरीफाई दिस। वेल, टेक्निकली स्पीकिंग ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है। ये वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी आइसोटोप्स की मोल परिभाषा से परफेक्टली मैच करता है। लेट्स टेक एन अनडिनाएबल फैक्चुअल एविडेंस। कार्बन के किसी भी आइसोटोप में प्रोटॉन्स हमेशा 6 ही रहेंगे, दैट्स फिक्स्ड। लेकिन अलग अलग न्यूट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से उनका मास 12, 13 या 14 हो सकता है। प्रिय अभ्यर्थियों, यदि इस वीडियो या नोट से आपको मदद मिल रही हो तो आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका यही सहयोग हमें आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड रखता है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब दूसरे स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक हैं। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत कन्विंसिंगली लिखा गया है ना? और सच कहूं तो यही एग्जामिनर्स अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करने का ट्रैप सेट करते हैं। क्या ये तीनों नाम वाकई कार्बन से जुड़े हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ये स्टेटमेंट 2 वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से गलत है। इट्स फॉल्स। यहाँ इस मिसमैच को एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों का कार्बन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। प्रोटियम में 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन्स हैं। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो फिर कार्बन के समस्थानिक कौन से हैं? लेट्स क्लियर दिस मिसकंसेप्शन एंटायरली। कार्बन के वास्तविक समस्थानिक मुख्य रूप से कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 हैं। एब्सोल्यूट फैक्चुअल एक्यूरेसी के लिए ये फिगर्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। अगली बार जब भी प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम का नाम आए तो आपका दिमाग सीधे हाइड्रोजन पर क्लिक करना चाहिए, कार्बन पर बिल्कुल नहीं। हमारे इस पूरे लॉजिकल ब्रेकडाउन के बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? पहला कथन बिल्कुल सही परिभाषा दे रहा था, जबकि दूसरा कथन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को कार्बन का बताकर हमें गुमराह कर रहा था। इसलिए अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो सही आंसर कोड होगा केवल एक सही है, यानी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इस तरह स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने से सिली मिस्टेक्स की गुंजाइश लिटरली 0 हो जाती है।
अब रैपिड और हाई यील्ड रिवीजन के लिए यहाँ एक शानदार क्विक रिवीजन मैट्रिक्स तैयार किया गया है। इसे ध्यान से देखिए। प्रोटियम, सिंबल H1, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन्स, ये सबसे साधारण रूप है। फिर आता है ड्यूटेरियम, H2 या D, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। और सबसे की फीचर, ये भारी जल यानी हेवी वाटर D2O का निर्माण करता है। फाइनली ट्रिटियम, H3 या T, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स। एग्जाम से ठीक पहले बस इस मैट्रिक्स को स्कैन कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले यहाँ एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं। ये तो हम जान गए कि ड्यूटेरियम का इस्तेमाल हेवी वाटर बनाने में होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हेवी वाटर में मौजूद ये ड्यूटेरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया को फंडामेंटली कैसे बदल देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करेगा और साइंस की असली पावर दिखाएगा। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और रिसर्च कीजिएगा। उम्मीद है आज का ये डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए बेहद फायदेमंद रहा होगा। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और मिलते हैं अगले सेशन में।